तो आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, साथ में ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज यूसेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के क्या क्या यूज होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर आप एमंग एटम्स की बात करो तो हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट एटम इन पीरियोडिक टेबल। और जैसा आपको पता है, अगर साइज कम होता है तो फिर जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो जितने भी एटम प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, इन दैट हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट एटम, तो इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, काफी हाई होता है। अगर आप H और H के बात करो, जैसे जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल में होता है वो आपके पास होता है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। मीन्स ये बॉन्ड को तोड़ पाना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। पर इसमें दो बातों को याद रखना है। पहली बात तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, डबल ट्रिपल को नहीं लेना है। तो इसमें क्या याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड ओनली, मतलब आप जो कंपेयर करोगे सिंगल बॉन्ड को करोगे, और इसमें हम लोग होमोजेनियस एटम को ही कंपेयर करेंगे। होमोजेनियस एटम्स ओनली। एक्चुअल में हेट्रोजेनियस मींस अगर आप अलग अलग एटम के केस की बात करो तो उसमें इससे भी स्ट्रॉन्ग कुछ बॉन्ड हैं, तो अभी मैं वो बता देता हूँ। तो पर एमंग मतलब होमोजेनियस, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो सिंगल बॉन्ड है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना है कि ये होमोजेनियस एटम मींस इसमें दोनों एटम मतलब बोथ एटम मस्ट बी सेम। होमोजेनियस का मतलब ये है कि आपके पास की बोथ एटम्स आर सेम। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एटम जो होने चाहिए सेम होने चाहिए, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप हेट्रोजेनियस की बात करो, मतलब अगर आप एमंग ऑल दी मतलब सिंगल बॉन्ड की बात करो, तो उसमें जो होता है SiF, तो SiF जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है, मतलब एमंग ऑल दी बॉन्ड ये आपके पास का ये है स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिलिकॉन फ्लोराइड का बॉन्ड होता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं स्पेशली ग्लास के में हम लोग इसका यूज करते हैं, ग्लास में इचिंग के लिए इसका यूज करते हैं। तो SiF जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड, तो उसमें SiF आता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नो डाउट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पर इससे स्लाइटली वीकर होता है वो। और अगर आप होमोजेनियस एटम की बात करोगे, तो जैसे मतलब एक ही टाइप के एटम की बात करोगे, तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही होता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें कि ओवरऑल बताओ भाई सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड आपको पता ही होता है कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। देखो CO जो होता है, CO इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। तो अगर आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करो, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड CO का होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। एक्चुअल में ये नाइट्रोजन से भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में थोड़ा सा रिपल्सन होता है लोन पेयर का, तो उससे थोड़ा सा बेटर है, मतलब ये मार्जिनली बेटर है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मतलब अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो CO का होता है। तो इसका मतलब क्या, किसी और का ज्यादा होता है? हाँ, इसी का ही ज्यादा होता है। जब CO पॉजिटिव होता है, CO पॉजिटिव याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में लोगों को बताया जाता है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है। और सबको पता है जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। तो CO पॉजिटिव का बॉन्ड एमंग ऑल द बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल न्यूट्रल जो भी है, एमंग ऑल द बॉन्ड इन केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये क्या होता है आपके पास, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। मतलब आप सब कुछ जो पैरामीटर देखना चाहो देख लो, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी करना है, इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई नहीं होता। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में किसी को होता ही नहीं।
ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि जो एच का बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है। अगर स्मॉल साइज है तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है एक्चुअल में, हाइड्रोजन जैसे अगर आप एच एटम की बात करो तो एच एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसका डुप्लेट पूरा नहीं होता है, तो ये क्या है, एक अनस्टेबल है। तो मतलब ये क्या होता है, यूनिवर्स में या नेचर में या अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हाइड्रोजन हमेशा किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस के फॉर्म में। तो आप इसमें नीचे लिख लो कि H atom is unstable, so hydrogen never exists in the form of H atom. Hydrogen always exists in the form of H2 molecule. तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास सपोज करते हैं ये H2 मॉलिक्यूल है। अब अगर आप H2 मॉलिक्यूल को अगर आप हीट करोगे तो एक्चुअल में सिर्फ हीट किया, मतलब आपने क्या किया, एक रूम में H2 मॉलिक्यूल को भरा और हीट किया तो कुछ नहीं होगा, मतलब आप हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। पर देखो केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कभी रिएक्शन ना हो। अगर केमिस्ट्री में एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी इंसान ने कसम खाया है कि भाई मुझको रिएक्शन करवाना है तो वो फिर रिएक्शन करवा देगा। मतलब अगर आपने कसम खाया है कि मुझे H2 मॉलिक्यूल को H एटम में तोड़ना है तो देखो टेम्परेचर का मतलब होता है कि भाई 200 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री मान लो, तो कुछ नहीं होगा एक्चुअल में। 1000 डिग्री तक आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हीट करोगे कहीं कुछ नहीं होगा। पर अगर आपने बोला है कि नहीं आज तो मुझे इसको तोड़ना ही है और आपने डिसाइडेड किया है, मीन्स एकदम अब तो भाई इसको बर्बाद करना है, मुझे तोड़ के ही रहना है, तब टूट ही जाएगा वो। तो अगर आप बोलोगे हीट करोगे तो हीट करने से देखो कुछ नहीं होता है। पर अगर आप H2 को 2000 केल्विन पे हीट करते हो तो 2H एटम बन जाता है। पर इसमें बहुत कम डिसोसिएशन होता है, तो नियरली क्या होता है 0.08, मतलब 0.1 से भी कम, 8% H2 molecule is dissociated। तो 2000 केल्विन पे क्या होता है कि आपके पास 0.08% H2 मॉलिक्यूल जो होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, पर अगर आपने सपोज करो टेम्परेचर कर दिया 5000 केल्विन और जैसा वही आपने कसम खाया हुआ है, तो इसमें क्या होता है नियरली 95% मीन्स 95% मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो 95% H2 मॉलिक्यूल are dissociated into हाइड्रोजन एटम। तो 95% H2 मॉलिक्यूल जो होता है वो डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, आपको 5000 केल्विन के आसपास। तो ये तो आपका ओवरऑल मतलब ये हो गया, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया अबाउट हाइड्रोजन। तो हम लोग अब हाइड्रोजन के रिएक्शंस के बारे में करते हैं। तो देखो पहला करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। तो अगर आप H2 का रिएक्शन X2 के साथ करते हो तो 2 टाइम HX बनता है। ठीक है, रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन काफी कंफर्टेबली हो जाता है। अगर X2 फ्लोरीन है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, और अगर आपने सनलाइट में रिएक्शन करवा दिया फ्लोरीन के केस में तो एक्सप्लोजन भी हो जाएगा। मींस फ्लोरीन के केस में तो भाई सिंपल होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, सनलाइट में करोगे तो जो रिएक्शन कर रहा है वही उड़ जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो F2 के केस में क्या होता है कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और इसमें क्या है रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन डार्क, मतलब अंधेरे में भी ये रिएक्शन हो जाता है, मतलब ये काफी पावरफुल रिएक्शन, रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन डार्क।
ठीक है, डार्क में भी हो जाता है। कौन सा? अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो। ठीक है, अगर X2 Cl2 या फिर Br2 होता है तो रिएक्शन नॉर्मल होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, रिएक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नॉर्मली हम लोग हेलोजेंस में क्लोरीन और ब्रोमीन को बहुत प्रेफर करते हैं, ये सबसे सही मॉलिक्यूल होते हैं, आराम से रिएक्शन करते हैं, चीजें एक ही जैसे रखते हैं। F2 जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव है तब भी दिक्कत है, और I2 जरूरत से ज्यादा अनरिएक्टिव। I2 भाई सुस्त आदमी है, जैसे समझ लो जो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब वाले, वैसे सुस्त आदमी है वैसे। अरे यार क्या रिएक्शन करवाओगे, सुस्त आदमी। और F2 मीन्स हाईली डेडिकेटेड पर्सन, मतलब फटाफट रिएक्शन एक्सप्लोजन। तो I2 मीन्स एकदम सुस्त आदमी, जैसे आपको गवर्नमेंट के, जैसे आप बैंक जाओ तो जो आपको फीलिंग आती है वैसा ही, मतलब एकदम सुस्त, उसको कोई रिएक्शन करने का मन नहीं है। तो एंडोथर्मिक होता है रिएक्शन, एक्चुअली इसका रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पर आप थोड़ा सा हीट करोगे और थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो हो जाएगा, मतलब प्रीफर नहीं होता, पर आप क्योंकि HI बनेगा, ऊपर दिख ही रहा है H2 प्लस I2 से HI बनेगा, HI इज ऑल्सो अनस्टेबल, तो वो रिएक्शन नहीं करना चाह रहा, पर आप अगर हाई एनर्जी दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, पर नॉर्मली करवाते नहीं, प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपको हेलोजिनेशन। अब आगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर आप H2 की रिएक्शन O2 के साथ करोगे, हम लोग इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, तो इससे बनेगा 2 टाइम H2O लिक्विड। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होता है। और इवन आप लोगों को ये पता होगा कि सारे के सारे कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो कंबशन मीन्स एक्सोथर्मिक ही होता है। इसके अलावा फिर हम लोग आगे करते हैं इसमें रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो अगर आप नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हो तो इससे 2 टाइम अमोनिया बनता है। दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें 90 या 92 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी याद नहीं करना होता, बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। टेम्परेचर इसमें 400 डिग्री के आसपास होता है, 300 या 400 डिग्री के आसपास होता है। इस रिएक्शन में प्रेशर 200 एटम के आसपास होता है। ये रिएक्शन थोड़ा हाई प्रेशर पे होता है, मतलब क्योंकि नाइट्रोजन आपका थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन स्टार्ट कर पाना, इनिशिएट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम लोग इसमें नॉर्मली आयरन का कैटलिस्ट यूज करते हैं, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, नॉर्मली सबको पता होता है, दिस इज हेबर्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के थ्रू एक्शन में हम लोग अमोनिया फॉर्म करते हैं। अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। आगे चल के ये अमोनिया CO2 के साथ रिएक्शन करके यूरिया बनाता है, विच इज अमोनिया प्लस CO2 से यूरिया बनता है, विच इज अ वेरी यूजफुल फर्टिलाइजर। ठीक है, आयरन कैटलिस्ट है। इसमें हम लोग प्रमोटर भी यूज करते हैं। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो होता है जो रिएक्शंस के पावर को बढ़ाता है, मींस जो कैटलिस्ट के पावर को बढ़ाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, एमो मोलिब्डेनम एक्चुअल में प्रमोटर यूज करते हैं। तो मोलिब्डेनम को हम लोग प्रमोटर यूज करते हैं, तो जो रिएक्शंस के पावर को बढ़ाता है। तो ये होता है हेबर्स प्रोसेस। आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। मोलिब्डेनम या फिर क्रोमियम का आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक प्रमोटर यूज होता है जो रिएक्शंस या कैटलिस्ट के पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। इसके अलावा हम लोग अब कुछ इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस करते हैं। तो आपके पास देखो इसमें क्या हो सकता है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन। तो ये पता ही होगा कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये वनस्पति बनाने के लिए आपका वर्क होता है। ये सबको पता होगा, क्लास 10th में सबको बताया जाता है। तो अगर आपके पास कोई एल्कीन है, मतलब एल्कीन मतलब कि एल्कीन को हम लोग नॉर्मली ओलेफिन्स बोलते हैं। तो अगर आप इसका रिएक्शन H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट में करते हो तो एल्केन बनता है। एल्केन का मतलब नॉर्मली इससे वनस्पति बनता है। इसमें नॉर्मली जो एल्कीन होता है वो सोयाबीन ऑयल होता है, या फिर आपके पास वो पाम ऑयल होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं।
और ये एल्केन बनता है, वनस्पति बनता है, जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब जिसको कई बार रिफाइंड ऑयल भी बोला जाता है, मतलब रिफाइंड तो नहीं बल्कि इसको डालडा बोलते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड है। तो वनस्पति या फिर डालडा इससे बनता है अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हो तो। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन एक्चुअल में होता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक अगर एल्कीन एक्चुअल में, और अगर आप एल्कोहल का रिएक्शन CO प्लस सी मतलब वही H2 प्लस CO के साथ, H2 प्लस CO का मतलब होता है वाटर गैस, लोगों को पता है पहले से। अगर आप वाटर गैस के साथ करते हो एल्कीन का मतलब देखो होगा RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें आपके पास बनता है, इससे बनेगा RCH2 CH2 CHO। मतलब ये हुआ ऐसा कि हम लोगों ने एक्चुअल में देखो ये जो है एक्चुअल में रिएक्शन, इसको आप H और CHO समझ लो, मतलब इसको, और एक में H दे दो और एक में CHO दे दो, क्योंकि इसमें मतलब आपका रिएक्शन होता है थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है, और अगर आप इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन फर्दर हाइड्रोजन के साथ कर दोगे तो रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने पे आपके पास बन जाएगा RCH2 CH2 CH2OH। और बाकी ये सब डिटेल में रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, तो हाइड्रोजन के बारे में पता ही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है रिडक्शन, तो हम लोग बाकी रिडक्शन इसके और मतलब डिटेल में आगे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें एक करते रिएक्शंस विद मेटल, तो ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो याद रखना कि H2 गैस जो है, H2 गैस जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो मतलब चीजों को जैसे कि एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है आपका मतलब कि अल्कोहल में, तो वैसे वो कई बार मेटल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, तो वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल या फिर कटायन ऑफ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो आप इसमें नीचे लिखो, लिखो हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस metal oxide into metal and cation of metal in aqueous solution into metal। तो किसको रिड्यूस करता है, तो वही हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल एंड कटायन ऑफ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन इनटू मेटल, मतलब जो कटायन होता है मेटल का इन एक्वस सॉल्यूशन उसको भी रिड्यूस करता है इन मेटल में। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो किसी भी मेटल को कर दे, मतलब बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना कि बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, तो वो उन्हीं को नॉर्मली करता है उन मेटल्स को जिनकी रिएक्टिविटी क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन मतलब आपका आयरन से कम होता है। एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज होता है जो आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा या फिर रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो मेटल मतलब जो मेटल क्या होता है कि आयरन के नीचे होते हैं, मतलब जिनका SRP आयरन से ज्यादा होता है, मतलब ये क्या होता है, तो जिसका SRP ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है कि मेटल बिलो आयरन इन SRP सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, मतलब कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। या फिर समझ लो कि जिन मेटल्स का SRP मतलब ऐसा भी लिख सकते हो मेटल हैविंग SRP मोर देन आयरन, मतलब जिन मेटल का SRP आयरन ज्यादा होता है तो वही रिड्यूस होते हैं। तो जैसे कि आपके पास कौन से हो सकते हैं, आप बोलोगे सर क्या कौन मेटल हो सकते हैं, तो इससे एल्किली मेटल ये सब नहीं हो पाएगा, एल्किली मेटल एल्यूमिनियम नहीं हो पाएगा, तो कैसे हो सकते हैं, इससे लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, टिन, तो जो भी मेटल उसके नीचे होता है आयरन के नीचे तो वो रिड्यूस हो सकता है। एल्यूमिनियम नहीं हो पाएगा, एल्किली मेटल नहीं हो पाएगा, तो सारे मेटल रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मेटल जो होते हैं रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और आपके पास है PbO, तो इससे बनेगा Pb सॉलिड प्लस H2। ठीक है, रिड्यूस कर सकता है। या इवन अगर आपके पास हाइड्रोजन है
और Cu+2 है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा Cu सॉलिड +2 टाइम H प्लस। तो ऐसा हो सकता है एक्वा सोल्यूशन। देखो मैंने बोला था आयंस जो होगा एक्वा सोल्यूशन में होगा, एक्वा सोल्यूशन में H प्लस इज वेरी स्टेबल, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं एक्चुअल में। तो ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं, तो इस समझ में आपको आ रहा होगा। तो जैसे आपके पास सपोज करते हैं अगर ये H2 है और अगर आप इसकी रिएक्शन MxO मतलब ऑक्साइड के साथ करते हो, मेटल की रिएक्टिविटी मतलब ध्यान रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होना चाहिए। तो x टाइम बनेगा M will be solid, this will be y टाइम H2, so this will be y, ठीक है, ये इसका रिएक्शन, ठीक है, समझ में आपको आया होगा ये। तो ये आपके पास कुछ एक ऐसा रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग इसमें लिखते हैं अबाउट यूजेस ऑफ आपके पास वाटर, तो हम लोग अब वाटर के यूजेस लिखते हैं। एक्चुअल में यूजेस ऑफ वाटर तो नहीं, एक्चुअल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपके पास तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हाइड्रोजन का एक्चुअल में क्या, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हाइड्रोजन का क्या यूज होता है। तो देखो हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए, हाइड्रोजन का यूज होता है एक्चुअल में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो यूज होता है। तो नाइट्रोजन का यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए, और जैसा मैंने बताया अमोनिया ही आगे चल के यूरिया बनाने में हेल्प करता है। तो इसका पहला यूज लिखते हैं कि, तो ये पहला यूज लिखते हैं कि ये क्या करता है। तो देखो ये आपका यूरिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में, या फिर अमोनिया बनाने में, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें फर्स्ट लिखते हैं, लिखो इट is used by hydrogen, it is used in the manufacturing of ammonia, nitric acid, urea and other nitrogenous fertilizer। तो इसका यूज होता है अदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को बनाने में, ठीक है, ये पहला इसका यूज है। इसका सेकंड न्यूज लिखते हैं, देखो होता एक्चुअल में ऐसा है कि बचपन से आप जब डिस्कवरी देखते होगे तो बोलता होगा कि फ्यूचर की गाड़ी भाई पानी से चलेगी, बहुत मजा आता है सुनने में कि हाँ भाई फ्यूचर की गाड़ी पानी से चलेगी। तो एक्चुअल में इसका यूज होता है हाइड्रोजन का एक फ्यूल सेल, मतलब फ्यूल सेल को बनाने के लिए। फ्यूल सेल को कई बार बोला जाता है कि ये फ्यूचर का एनर्जी हमारा सोर्स होगा। तो फ्यूल सेल में क्या होता है एक्चुअल में कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2 फॉर्म करता है। तो इसमें एक्चुअल में कोई पोल्यूशन नहीं होता, मतलब नो पोल्यूशन, और अच्छा खासा एनर्जी रिलीज होता है जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन का हम लोग यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इज पोल्यूशन फ्री, ठीक है, पोल्यूशन फ्री होता है। तो फ्यूचर में हम लोग हो सकता है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दिक्कत ये हो सकता है कि अगर मान लो कि नाइट्रोजन अगर होता है, तो नाइट्रोजन अगर मान लो कि आपने ऑक्सीजन पियो ना लेके, अगर आपने ऑक्सीजन पियो ना लेके अगर आपने एयर ले लिया, तो अगर नाइट्रोजन होगा तो थोड़े बहुत कुछ बन सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना सकता है, जो एक पोल्यूशन, ये पोल्यूटेंट हो सकता है, पोल्यूटेंट हो सकता है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन प्योर लिया जाए, एयर ना लिया जाए, ठीक है, बात को ध्यान रखना है। इसका और का यूज होता है, इसका भाई यूज होता है रॉकेट फ्यूल में। रॉकेट जो उड़ता है ना उसमें यही फ्यूल सेल यूज होता है। तो कहा यूज होता है, रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल में कहा यूज था, ये था फ्यूल सेल में, ठीक है। ये आपके पास कहा था, ये था आपके पास अमोनिया में, फर्टिलाइजर में, ठीक है, आप इसको लिख लेना ये। तो ये रॉकेट फ्यूल में भाई यही यूज होता है। इवन अगर आप मान लो कभी वेल्डिंग करते हो और वेल्डिंग में आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 4000 के आसपास, तो इसमें इसका ही यूज करते हैं, मतलब टू अचीव वेरी हाई टेम्परेचर इन वेल्डिंग। अरे वेल्डिंग देखा होगा ना जिसमें वो स्पार्क निकलता है, ऐसे चश्मे लगा के जुड़ता रहता है भाई, स्पार्क वाला। अगर उसमें देखो, उसमें नॉर्मली तो एसिटिलीन गैस यूज होता है, नॉर्मली उसमें C2H2 एसिटिलीन गैस यूज होता है। पर अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर वेल्डिंग में जरूरत है तो आप हाइड्रोजन गैस भी यूज करते हैं टू अचीव वेरी हाई टेम्परेचर इन वेल्डिंग।
तो अगर आपको वेल्डिंग में मतलब कि जैसे कई मेटल करने होते हैं, मतलब आयरन के लिए ना कोई और मेटल करना है जिसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो 4000 डिग्री के आसपास, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है ये, तो ये एक्चुअल में इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज हो गए। इसके अलावा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसमें अगर आप CO के साथ 2s2 का रिएक्शन करते हो, तो इससे आपके पास एक मिथनॉल बनता है, अगर आपके पास यहाँ पे कोबाल्ट कैटलिस्ट है, कोबाल्ट कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपके पास हो सकता है मिथनॉल, मतलब बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन नहीं है इसके अलावा। और मैंने जैसे भी ऊपर बताया था कि मेटल को रिड्यूस करने में यूज होता है, जैसे मेटल के ऑक्साइड्स को मेटल में, तो वो भी इसका एक एप्लीकेशन समझ लो कि वो मेटल के ऑक्साइड्स को मतलब रिड्यूस करता है एक्चुअल में, और मेटल्स के जो आयंस है उनको रिड्यूस करता है। तो इसमें 6 पॉइंट लिख लो, तो टू रिड्यूस मेटल, आप ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब एक दो इंपॉर्टेंट, मतलब एक दो पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट तो ज्यादा है नहीं एक्चुअल में। तो टू रिड्यूस मेटल, मतलब टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड मेटल आयन इनटू मेटल, तो इसका हम लोग मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल को हम लोग रिड्यूस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं एक्चुअल में। इसके अलावा देखो, अगर आपको कटिंग करना होता है, कभी मेटल की कटिंग करनी हो जैसे ना काटने के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसका हम लोग आपका ऑक्सी, इसके जो टॉर्चेस होते हैं उसका यूज करते हैं, मतलब हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टॉर्चेस का यूज करते हैं टू कट द मेटल। तो आप एक लास्ट पॉइंट लिख लो, फॉर मेटल कटिंग। तो अगर आपको मेटल को कभी कट करना होता है तो हम लोग उसमें ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की या फिर हाइड्रोजन के टॉर्चेस का यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन के कुछ यूजेस हो गए, तो जो हम लोगों को पता होने चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग बस आज इतना ही करते हैं अभी।